हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का सेकेंड और लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। आप देखते होंगे बच्चों, इंडिया जो है डाइवर्सिटीज़ का कंट्री है। हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। कैसी डाइवर्सिटी? जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के लैंग्वेज हम बोलते हैं, बहुत सारे अलग तरीके के फूड हैं, हमारे त्यौहार अलग अलग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है। जैसे लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज बोलते होंगे, हो सकता है अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप हिंदी बोलते होंगे, लेकिन साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे। हो सकता है कहीं पे लोग तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में बात करें। वैसे ही फूड हमारा अलग है। नॉर्थ इंडिया के लोगों का फूड, साउथ इंडिया के लोगों का फूड, या ईस्ट और वेस्ट इंडिया के लोगों का फूड अलग अलग है सबका। वैसे ही त्यौहार भी हमारे अलग है। यहाँ पे कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है। ठीक है। वैसे ही धर्म हमारे देश में अलग अलग हैं। ठीक है। जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। ठीक है, बहुत सारे धर्म है बच्चों ऐसे। अब सवाल है कि हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। ठीक है। तो बच्चों कुछ साल पहले, लगभग 200 साल पहले, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ कोई ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन, बस, कार, ये सब चीज़ें जब नहीं होती थी, तब भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करते थे। ठीक है। और उसमें हम ट्रेवल कैसे करते थे? हम शिप में जाते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे, ऊँट पे बैठ के जाते थे, या कई बार लोग पैदल भी यात्रा करते थे। तो जब लोग पैदल यात्रा करते थे तो क्यों यात्रा करते थे? इसका मेन पर्पस था कोई नई जगह ढूंढना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पानी की जहाज़ से, समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो किसी ऐसे जगह पे पहुंचा जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, यानी कि उसने एक नई जगह की खोज की, एक नए रास्ते की खोज की। ठीक है। वैसे ही कई बार लोग किसी दूसरी जगह पे बसने के लिए भी जाते थे, रहने के लिए, सेटल होने के लिए, या व्यापार के पर्पज़ से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो चूंकि जो है वो लोग, कोई आधुनिक साधन नहीं था यात्रा करने का, वो लोग पैदल या नाव से या किसी जानवर के ऊपर बैठ के जाते थे। ठीक है, घोड़े पे जैसे। तो उनको यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता था। ठीक है, एक लंबा समय लगता था। इसलिए जब वो एक बार किसी जगह पे पहुंच जाते थे तो कई बार वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रुकते थे, और कई बार पूरे जीवन वो वहीं पे रुक जाते थे बच्चों। चूँकि वो लोग जो है, कई बार ऐसा भी होता था कि वो अपने घर छोड़ करके, ठीक है, यानी कि अपनी जो जगह है उसको छोड़ करके, और फेमाइन की वजह से, ठीक है, या ड्रॉट की वजह से, यानी सूखा पड़ने से, भुखमरी होने से, ठीक है, उन्होंने जब उनको जो है अच्छा खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था, तब भी जो है लोग अपने जगह को छोड़ देते थे। कुछ लोग इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उनको करने के लिए कोई काम मिल सके, किसी वर्क के लिए। ठीक है। कई बार लोग वॉर की वजह से, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे वॉर हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ रहना सेफ नहीं रहता है, इस वजह से भी लोग कई बार जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे। तो बहुत सारे कारण हमने देखे। क्या क्या? जैसे नई जगह की खोज में, ठीक है, नई जगह पे रहने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है, या फेमाइंस और ड्रॉट के लिए, यानी कि भुखमरी और सूखा पड़ने की वजह से, या नए काम की तलाश में, और या तो वॉर की वजह से। इन सब वजहों से जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह बच्चों यात्रा करते थे। जब वो नई जगह पे पहुंचते थे तो अपना घर बनाते थे। ठीक है। और जब अपना घर बनाते थे तो वहाँ पे कई बार वो कोशिश करते थे कि जो उनके पुराने तरीके हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी यूरोपियन कंट्री से या किसी अरबियन कंट्री से हमारे देश में आया। ठीक है। जब वो हमारे देश में आता है तो क्या करता है कि यहाँ पे घर बनाता है। तो जब हमारे देश में अपना घर बनाता है तो कोशिश करता है कि जिस तरीके से वो अपने देश में रहा करता था वैसे ही यहाँ पे भी रहे। ठीक है। तो इस कोशिश में क्या होता है कि उनके लैंग्वेज, फूड, उनका म्यूज़िक, उनका रिलीजन, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो उनके पहले की जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ों से, यानी कि जहाँ पे वो अब रहने के लिए आए हैं, वहाँ के लैंग्वेज से, वहाँ के फूड से, वहाँ के म्यूज़िक और रिलीजन से वो चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, और मिक्स होने से कई बार एक नया कल्चर, कुछ नया जो है निकल कर के सामने आता है। जैसे मान लीजिए कि जो अरेबियन लोग हैं, ठीक है ना, जो अरेबियन कंट्री में, एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरबिया ले लीजिए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सऊदी अरबिया से हमारे कंट्री में आया, उसका अपना एक खान पान होगा। ठीक है। वो हमारे जैसे तो फूड उसका होगा नहीं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में अगर दाल चावल खा रहे हैं, तो सऊदी अरबिया के लोग भी तो दाल चावल खाते नहीं होंगे। ठीक है। तो वो जब व्यक्ति यहाँ पे आता है बसने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे घर बना के रहने लगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जो खाना वो वहाँ खाता था वही खाना यहाँ भी खाए।
फिर कुछ समय बाद क्या करता है कि यहाँ के लोग जो खाना खाते हैं उसको भी खाने के लिए ट्राई करता है, और धीरे धीरे उसका खाना हमारा खाना दोनों मिक्स होकर के और कई बार एक नए तरीके का खाना निकल करके सामने आता है, नए तरीके का भोजन। तो ये सभी चीज़ें लैंग्वेज पे भी अप्लाई होती हैं, फूड पे भी अप्लाई होती हैं, म्यूज़िक, रिलीजन सब पे अप्लाई होती हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम किसी जगह का इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि अलग अलग जगहों के जो कल्चर हैं वो किस तरीके से दूसरे किसी जगह के लाइफ और कल्चर को इन्फ्लुएंस किए हैं, वहाँ पे उन लोगों ने बदलाव किया है। ठीक है। हमारे देश का कल्चर हो सकता है किसी दूसरे जगह के, किसी दूसरे देश के कल्चर को उसने इन्फ्लुएंस किया हो और वहाँ के कल्चर में कोई इन्फ्लुएंस ला करके कोई बदलाव कर दिया हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जैसे भाषा, हमारा जो लैंग्वेज है, उसमें हम बातचीत जब करते हैं बेटा, तो हम लोग कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो हिंदी के वर्ड नहीं हैं, जबकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हिंदी के वर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे लैंग्वेज का हम वर्ड यूज कर रहे हैं बात करते समय। तो ये इसका क्या मतलब है कि उस लैंग्वेज ने हमारे लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया। वैसे ही हम, उनका कल्चर हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारा कल्चर किसी और के कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये चेंजेस लाया जाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है समुद्र किनारे रहता है, जैसे मान लीजिए केरल में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है, तो दोनों का लाइफ क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन केरल का कोई व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर में रहने जाएगा तो यहाँ के कल्चर का, जो केरल में उसका कल्चर रहा होगा, वो जम्मू कश्मीर के कल्चर से मिक्स करना शुरू कर देगा वो। ठीक है। तो ये होता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिक्स होता है, उससे इन्फ्लुएंस भी होता है। अब दो केस हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक डेजर्ट है। डेजर्ट आपको पता होगा बच्चों, दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट। ठीक है। जैसे कि जो राजस्थान में जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो डेजर्ट का मतलब क्या, डेजर्ट का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे वनस्पति ना हो, पेड़ पौधे ना उग सकें। ठीक है, वो डेजर्ट है। जैसे सिर्फ बालू बालू हो तब भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, सिर्फ बर्फ़ हो तब भी नहीं पेड़ पौधे उगेंगे। तो लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि माउंटेन एरिया है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही है। ठीक है। तो डेजर्ट है एक माउंटेन एरिया जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर बच्चों, और इसके ईस्ट में ये है लेह लद्दाख। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है बच्चों, यहाँ पे सीधे जो है बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरता है यहाँ पे। ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता है, और पेड़ पौधों की संख्या भी बहुत ही कम होती है। यहाँ पे पानी पीने के लिए लोग क्या करते हैं, पानी पीने के लिए लोग जो स्नो होता है, जो बर्फ़ होता है, उसको मेल्ट करते हैं, या समर के समय में, गर्मी के समय में जब वो खुद मेल्ट होता है तब उसको पीते हैं लोग, या उसको बचा के रखते हैं। यहाँ के लोग जो है शिप और गोट्स को पालते हैं, यानी भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। यहाँ की जो गोट्स हैं, जो बकरियाँ हैं, वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ की बकरियों से पश्मीना वूल निकलता है। पश्मीना वूल यानी कि पश्मीना नाम का ऊन। आपको पता होगा बच्चों, जनरली ऊन किससे निकलता है, भेड़ से, लेकिन यहाँ पे एक जो पश्मीना जो ऊन है वो किससे निकल रहा है, वो बकरियों से। ठीक है। जो कि बहुत ही महंगा होता है, और इसका जो शॉल बिकता है बहुत ही महंगा बिकता है। पश्मीना शॉल्स कश्मीर में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं। यहाँ के लोग बच्चों भोजन में मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि पनीर है, बटर है, ठीक है, चीज़, बटर, ये सब ले यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लोग जानवर पालते हैं तो इसलिए उसी के प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम भी करते हैं। यहाँ के लोग बकरियाँ पालते हैं, गाय पालते हैं, जॉग्स पालते हैं, यानी कि यॉक जो आप पढ़ते होंगे अपने बुक में देखा होगा आपने फ़ोटो, यॉक को पालते हैं। ठीक है। चूँकि ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेड करने के लिए भी लोग आते रहते थे। ठीक है। क्यों ट्रेड करने के लिए आते थे? क्योंकि जो है इसमें जो है रास्ते बीच बीच में मिल जाते हैं, पासेस मिल जाते हैं, दो माउंटेन्स के बीच से रास्ते मिल जाते हैं, तो लोग उन माउंटेन से होते हुए जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पे आते थे। और बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए कहाँ जाते थे, जो आज का समय का जिसको हम तिब्बत कहते हैं, जो कि कश्मीर के ऊपर है नॉर्थ में, उसको वहाँ पे लोग व्यापार करने के लिए यहाँ से होकर के, लद्दाख से होकर के लोग जाते थे। और जो लोग यहाँ व्यापार करने आते थे वो क्या लेकर के आते थे, टेक्सटाइल, ठीक है, स्पाइसेस, मसाले, कच्चा सिल्क, रॉ सिल्क, ठीक है, कारपेट्स, ये सब का व्यापार करने लोग यहाँ पे आते थे। लद्दाख में तिब्बत जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, लद्दाख से होकर के ही तिब्बत में पहुँचा। तिब्बत मैंने बताया कि कश्मीर के नॉर्थ में पड़ता है। लद्दाख को इसीलिए हम जो है लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, यानी छोटा तिब्बत बोलते हैं। यहीं पे करीब 400 साल पहले बच्चों यहाँ पे इस्लाम आया, यानी कि लद्दाख का जो रीजन है यहाँ पे इस्लाम कब आया, लगभग 400 साल पहले। और इसीलिए आज भी जो है इस रीजन में यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी संख्या में है। लद्दाख में
एक ओरल ट्रेडिशन है गीत का, ठीक है, गानों का, सॉन्ग्स एंड पोएम्स का एक ट्रेडिशन है। लोग बहुत समय से यहाँ पे गीत गाने ये सब लिखते हैं, गाते रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा एक केसर सागा जो है परफॉर्म होता है, जो कि तिब्बत नेशनल एपिक है, तिब्बत का है, लेकिन यहाँ पे लद्दाख में भी लोग इसको परफॉर्म करते हैं, इसको गाते हैं, और यह मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के द्वारा गाया जाता है। तिब्बत सागा नाम याद रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केरला के बारे में। केरला कहाँ पे है? केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। इसके इस साइड बच्चों माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स, और इस साइड अरेबियन सी है, यानी कि इधर समुद्र है, ठीक है। तो ये एक साइड सी से और दूसरे साइड हिल्स से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे पेपर यानी कि जैसे काली मिर्च है, क्लोव है, लौंग, कार्डमम यानी कि इलायची, ये सब यहाँ की पहाड़ियों में उगाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? पेपर यानी कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, लौंग और इलायची, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। और इन इलायचियों के, इन मसालों की वजह से, इन स्पाइसेस की वजह से ये जो केरला का जो क्षेत्र है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है लोगों के लिए। लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए, व्यापारी यहाँ पे आते रहे हैं मसालों का व्यापार करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जीविश और अरब लोग यहाँ पे व्यापार करने आए। जीविश यानी कि जिनको हिंदी में हम यहूदी कहते हैं, ये लोग, और अरेबियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए। जो क्राइस्ट थे बच्चों, जीसस क्राइस्ट, इनके एक फॉलोअर थे जिनका नाम है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले वो भारत में जो क्रिश्चियनिटी आई, भारत में जो ईसाई धर्म आया, वो सेंट थॉमस के द्वारा लाया गया। और सेंट थॉमस सबसे पहले कहाँ पे आए थे? वो सबसे पहले केरला में ही आए थे। इसके अलावा बहुत सारे अरब व्यापारी, अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए और यहीं पे बस गए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न बतूता। नाम आपने सुना होगा, गाने में कहीं सुना होगा, इब्न बतूता का नाम हो सकता है, ठीक है। इब्न बतूता लगभग 700 साल पहले यहाँ पे आया था, और अपने ट्रेवलॉग में, यानी कि जो अपना यात्रा किया उसके बारे में जब उसने लिखा, तो उसने लिखा था कि यहाँ के रहने वाले मुस्लिम जो है वो बहुत ही यहाँ के रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। पोर्टुगीज़ बच्चों जो है सी रूट से यहाँ पे आए थे इंडिया में। पोर्टुगीज़ पुर्तगाल एक कंट्री का नाम है। और यहीं का एक व्यक्ति था बच्चों, वास्को डिगामा। आपने नाम सुना होगा कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो वास्को डिगामा कहाँ का था? वो था पुर्तगाल का, पोर्टुगीज़ डिस्कवर था वो। तो वो यहाँ पे समुद्र के रास्ते केरल में ही आया सबसे पहले, और इस तरीके से उसने भारत की खोज की। किस जगह पे आया था? जिस जगह पे आया था उसका नाम था कैलीकट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कैलीकट, ठीक है। तो इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है बच्चों, इतने ज़्यादा ऐतिहासिक प्रभाव है कि कभी पुर्तगाली लोग आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, अंग्रेज आए हैं, अफ्रीका से लोग आए हैं, तो बहुत जगह से लोग यहाँ पे केरला में आए। और इसलिए देखेंगे हम यहाँ पे कि बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जुडाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, हर धर्म के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे फ़िशिंग बहुत फेमस है, केरला में फ़िशिंग बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो लोग नेट यूज करते हैं, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जो जाल का प्रयोग करते हैं, उसको यहाँ पे लोग चीना वाला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मछली को फ्राई करने के लिए, फ़िश को फ्राई करने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं, उसको ये लोग चीना चट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीन वर्ड आ रहा है ना, चीन, बार बार चीना वाला यानी चीन, चीना चट्टी यानी चीन, इसमें भी आया। माना जाता है कि हो सकता है कि ये वर्ड चाइना से आया हो। इसका मतलब चाइना से हो सकता है कि यहाँ के लोग व्यापार करते रहे हों, और इसीलिए ये वर्ड में क्या आ गया? चीन वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है। किसके लिए? राइस का प्रोडक्शन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे लोग राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है और प्लस फिशिंग हो रही है, इसलिए यहाँ के लोग खाने में भी राइस, फिश, वेजिटेबल्स ये सब यूज करते हैं। इसके बाद ये है बच्चों बोट रेस जो होता है, वहाँ पे एक त्यौहार है ओनम, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओनम का जिस दिन त्यौहार होता है उस समय लोग यहाँ पे बोट रेसिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है केरला और लद्दाख में बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें, दोनों जगह केरला और लद्दाख दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके की जगह हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग हैं, ठीक है। हिस्ट्री दोनों जगह की अलग है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब यहाँ की एक जगह मैदानी इलाका है, प्लेन, फर्टाइल प्लेन है, जबकि लद्दाख जो है क्या है, वो डेजर्ट इलाका है। हिस्ट्री दोनों जगह क्या अलग है, कहीं पर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा आए हैं, कहीं पे इस्लामिक लोग ज़्यादा आए हैं, क्रिश्चियन लोग आए हैं, ठीक है। लेकिन
एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि दोनों जगह पे कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है, अलग अलग कल्चर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है। और दोनों जो है चाइनीज़ से और अरब व्यापारियों से जो है वो लोग बहुत प्रभावित रहे हैं, चाहे वो लद्दाख के लोग रहे हों या तो केरला के लोग रहे हों। और ज्योग्राफी जो है केरला की, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे लोग स्पाइसेस ग्रो कर पाते हैं, स्पाइसेस से कल्टीवेशन करते हैं, मसाले उगाते हैं, ठीक है। और लद्दाख का जो ज्योग्राफी है जिसकी वजह से यहाँ पे ऊन मिलता है। दोनों ही जगहों पे क्या है, एक जगह मसाले हो रहे हैं, एक जगह ऊन हो रहा है। और दोनों ही जो चीज़ों ने क्या किया है, इस जगह को जो है अट्रैक्टिव बनाया है उन व्यापारियों के लिए जो यहाँ पे व्यापार करने आए। कश्मीर में लोग, लद्दाख में लोग आए ऊन का व्यापार करने के लिए, और केरला में लोग गए मसालों का व्यापार करने के लिए। तो दोनों जगहों पे लोग अलग अलग चीज़ों का व्यापार करने गए, लेकिन व्यापार करने गए, ये सिमिलरिटी है ना। तो इस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी जगह के कल्चर में। अब हम देखेंगे बच्चों यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने ये कई बार ये वर्ड सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। इंडिया में बच्चों बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, रिलीजन में डाइवर्सिटी है, ठीक है, कलर में डाइवर्सिटी है, फूड में डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है। जब ब्रिटिशर्स बच्चों यहाँ पे आए, जब अंग्रेज हमारे देश में रूल करते थे, ठीक है, तो उस समय वीमेन और मेन, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों जो अलग अलग कल्चर से आते थे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से, यानी कि कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ इंडिया से है, तो अलग धर्म के, अलग कल्चर के, अलग रीजन के लोग जो है एक साथ मिल करके और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपोज किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि इन सबको अलग अलग रखा जाए, इन सब के अंदर बीच में फूट डालो, ठीक है, यानी कि इनको डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए और लोग मिलजुल करके एक साथ लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया। लोग हज़ारों अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आते थे, फिर भी लोगों ने एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किया, ठीक है। और इन जॉइंट एक्शन से एक साथ मिल करके उन्होंने कोशिश किया कि अंग्रेज़ों को हराया जाए, ठीक है, अंग्रेज़ों को देश से निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। और इसी चक्कर में, इसी कोशिश में कई बार जो है उन लोगों को जेल भी हो जाती थी, तो जेल भी लोग साथ जाते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हो, उनको जेल में भी एक साथ रहते थे। तो ये हमारे देश की बच्चों यूनिटी को दिखाता है, एकता को दिखाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भी हम एक होकर के हमने लड़ाई किया है। तो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ये सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो इसलिए इनको हम अलग कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और फाइनली लोगों ने दिखा दिया कि हम एक होकर के, हम यूनाइट होकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर कर दिया। उस समय बच्चों जो है हमारे देश में बहुत सारे गीत लिखे जाते थे, ठीक है। तो जो गीत लिखे जाते थे, गाने लिखे जाते थे, उसमें देश के लिए सम्मान को दिखाया जाता था, रिस्पेक्ट को दिखाया जाता था, देश के कल्चर को शो किया जाता था। जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है बच्चों, जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है। तो नेशनल एंथम में जब आप वर्ड्स देखेंगे उसमें अलग अलग नदियों के नाम आए हैं, अलग अलग रीजन्स के नाम आए हैं, क्षेत्र के नाम आए हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर उसमें समझ में आता है सुनने के बाद। तो ऐसे गीत जब लिखे जाते थे तो उससे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो उसमें झलकती थी। और जब हम उनको मिल करके गाते थे तो हमारे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आती थी, एकता की एक फीलिंग आती थी, एहसास आता था, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमारा ट्राई कलर है, ठीक है, ट्राई कलर ने क्या किया, पूरे देश को एक किया। सबने जो है, चाहे वो हमारे कंट्री के किसी भी एरिया से आने वाला व्यक्ति हो, सबने ट्राई कलर को एक साथ अपनाया, सबने जो है इसको साथ में लेकर के, अपने हाथ में लेकर के, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। एक व्यक्ति थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा। इन्होंने एक बुक लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने लिखा कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो भारत में जो लोगों के बीच में जो एकता है, यूनिटी है, ये ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, ज़बरदस्ती किसी ने यूनिटी नहीं लाया है। ये कैसे आया है? इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड्स एंड वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। यानी कि हमारे देश में जो एकता है वो हमारे अंदर से, हमारे भीतर से आता है, हमारी जो मन है, जो आत्मा है, उससे निकलती है। और हम इसीलिए जो अलग अलग जो बिलीफ है, लोगों के जो अलग अलग विश्वास हैं, जो कस्टम्स हैं, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, और साथ ही साथ उसको हम और प्रोत्साहित भी करते हैं। यानी कि हम मिलजुल करके रहने की भावना के साथ रहते हैं। और नेहरू जी ने, उन्होंने एक फ्रेज़ दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हमारे देश की एकता को दर्शाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।